सबसे पहले तो माफ़ी, 2 दिन के इस आयोजन में निजी वजहों से अनुपस्थित रहना पड़ा मुझे, जो निश्चय ही मेरे लिए अ, कुछ कम समृद्ध होने का मामला है। और दूसरी बात, जो आज इस सत्र में भी आने में जो देरी हुई उसकी, मुझे नीरज सिंह चौधरी की याद आई, जो अंग्रेज़ों के बड़े मुरीद थे और उनकी एक शिकायत थी कि दे केम टू लेट एंड वेंट टू अर्ली। तो वो आते तो भारतीयों को ज़्यादा प्रसिद्ध बना जाते। खैर, असल में जब इस सत्र का विषय मुझे मिला, तो मुझे लगा कि ज़रूर ये साही जी की कविता है। मैंने इसको खोजना शुरू किया और तमाम लोगों से पूछा, गोपेश्वर जी से पूछा, संचयिका देखी और जिन मित्रों के फ़ोन आए, सबसे मैंने कोशिश की, वो कविता मुझे नहीं मिली। इंटरनेट खंगाला, सब कुछ किया। अंत में मैंने चैट जीपीटी की मदद ली। चैट जीपीटी ने कविता मुझे सुलभ भी करा दी और सबसे पहले जो साही जी के नाम से चैट जीपीटी ने जो कविता लिखी है कॉफी हाउस पे, वो मैं बहुत संक्षिप्त सी है, आपको सुना जाता हूँ। और उसमें वो शब्द हैं जो कम से कम मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, मतलब मेरे अभ्यास के वो शब्द नहीं है। तो कविता जो है वो इस तरह है। कॉफी हाउस की मेज पर कॉफी के कुछ खाली प्याले, धूम्र वर्ण कुछ बादल टुकड़े, बिना शक्कर की कुछ बातें, कुछ संजीदा और नुकीली, कुछ पतली कुछ बहुत हल्की, मेज के नीचे कुछ पांवों की बेढब हरकत और इरादे, आने जाने वालों का कुछ बेहद गहरा असमंजस, इन सबसे बेखबर खिड़की के बाहर की ठंडी दुनिया में मोटर, ट्राम, बसें दौड़ें, कॉफी हाउस की मेज पर अर्थव्यवस्था की बातें, कविता की, संगीत की बातें, कभी किसी इतिहास पुरुष की। इन बातों में सही गलत का भेद नहीं, रत्ती भर संभावना नहीं, कोई नतीजा निकलने की, पर बातें हैं कि चली जा रही हैं, बिना शक्कर की कॉफी की तरह, जिसे अब कोई उठा ले गया है। तो मुझे लगा कि हम में से बहुत सारे लोग शायद ऐसी कविता लिखना चाहते या लिख नहीं पाते। और फिर मुझे दूसरा ख्याल है कि अंततः इस दौर में हम बहुत सारे लोग कृत्रिम मेधा से ही बने हुए हैं। हमारे लेखन में अ, हमेशा दूसरों की छायाएं, दूसरों की स्मृतियां छापती रहती हैं। तो शायद एक सामूहिक अंतःचेतना जो साही जी के बारे में हमारे दृष्टिकोण में रही होगी, चैट जीपीटी ने उसका कविता में अनुवाद कर डाला। खैर, उसके बाद मुझे लगा कि चलो साही जी के बारे में कम पता चला, कॉफी हाउसेस की संस्कृति के बारे में जानते हैं। मैंने ज्ञान रंजन जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि प्रियदर्शन, अभी तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, तुम क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं कॉफी हाउस के बारे में जानना चाहता हूँ। उसके बाद लगा कि सारा कुछ भूल भाल के उस समय और अपनी जगह से भूल के किसी कॉफी हाउस में आ बैठे हो। अगले आधे घंटे तक बड़े उत्साह से वो बताते रहे कि मतलब कॉफी हाउस की संस्कृति क्या है, जबलपुर में कितना बेहतर है, इलाहाबाद में अलग अलग शहरों की कॉफी के बारे में, कॉफी हाउसेस के बारे में। मुझे लगा कि अपने घर से उठ के वाकई किसी कॉफी हाउस में बैठ गए हैं जबलपुर या इलाहाबाद की, और मैं उनको एक श्रोता की तरह सुन रहा हूँ। मेरी समझ में आया कि कॉफी हाउस संस्कृति क्या किया करती थी एक दौर में इस देश के बुद्धिजीवियों, युवाओं या तमाम देशों के लोगों के साथ। असल में मुझे लगता है कि जब जो जिसको हम आर्थिक क्रांति बोलते हैं, 17वीं सदी में जो आई, उसके बाद जो मध्य वर्ग पैदा हुआ, जो विचार पैदा हुए, विचारों की टकराहट पैदा हुई, उसके लिए सबसे अच्छी जगहें जो दिखती रही यूरोप के शहरों में और धीरे धीरे हिंदुस्तान में, वो उनमें कॉफी हाउसेस एक रहे। और जैसे पिकासो की जो सबसे मशहूर पेंटिंग्स है, उसमें कॉफी हाउस कैफे, नाइट कैफे भी है, जिसपे बड़ी बहसें होती रही हैं कि उस कैफे में बैठे लोग कितने अकेले, कितने उदास लग रहे हैं, या उसके दूसरे चित्र में कितने खुशकिस्मत, खुश मिजाज लग रहे हैं। तो वो कॉफी हाउस की, और वो शायद पॉल गोगा के भी एक चित्र है कॉफी हाउस को लेकर। और जब मैं जी अल्फ्रेड प्रूफॉक वाली कविता पढ़ता हूँ, जी अल्फ्रेड प्रूफॉक वाली टी एस एलियट की, वीमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो,
तो पूरा माहौल मुझे एक कॉफी हाउस की याद दिलाता है। एंड आई हैव मेजर्ड माय लाइफ इन ए कॉफी स्पून या ऐसा कुछ जो पंक्ति है, उन सब का ख्याल आता है। फिर मैंने इंडियन कॉफी हाउस की वेबसाइट खंगाली। मैंने पाया कि ये तो कमाल की चीज है। वो लिखते हैं कि इस देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारा रोल है। और ये तथ्य है कि हाँ हाँ नेहरू के जमाने में कॉफी हाउस जब घाटे में चल रहे थे, तो नेहरू परेशान थे क्या करें। तो उन्होंने गोपालन साहब ने उनको कहा कि साल भर का मुझे समय दीजिए, और साल भर के समय में मैं इनको ठीक कर लूं। और उसके बाद जब कॉफी हाउस की कोऑपरेटिव बनी, शायद हिंदुस्तान की सबसे कामयाब कोऑपरेटिव में, यानी कई बार मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता हूं मैं, और लगता है कि भारत में अगर सहकारिता आंदोलन की विफलता का कुछ इतिहास ढूंढना हो तो नोएडा और गाजियाबाद में बनी सोसाइटीज में जाके खोज लेना चाहिए, वहां मिल जाएगी। लेकिन गोपालन साहब ने जो कॉफी हाउस कल्चर बनाया, जो कोऑपरेटिव बनाई, वो वाकई शानदार बनाई। और मतलब उसकी अब उसमें वो बताते हैं कि हमारे यहाँ 13 प्रधानमंत्री आकर बैठे और क्या क्या बहुत सारी बातें बताते हैं वो। लेकिन उससे ये पता चलता है कि मतलब कॉफी हाउस ने बहसों को बौद्धिकता के लिए कितनी जगह, कितना स्पेस निकाला। मैं सोचता रहा कि मैं दिल्ली में आया 93 में, यहाँ तब भी एक आध बार मैं कॉफी हाउस गया, लेकिन मैं क्यों नहीं जा पाया। 2 जगह थी जो मुझे दोस्तों ने प्रेरित की कि जाना चाहिए। पत्रकार होने के नाते आईएनएस बिल्डिंग, जहां उन दिनों एसपी सिंह के साथ युवा पत्रकारों का जमावड़ा होता था, जो अगले 2-3 सालों में टीवी के एंकरों में बदल गया। और दूसरा कॉफी हाउस में, दोनों जगह किसी वजह से शायद कम मित्र बना पाने की मेरी जो आदत है या जो मेरी सीमा है, शायद उस वजह से मैं गया नहीं। लेकिन एक दूसरी चीज मैंने पाई कि कॉफी हाउस कल्चर धीरे धीरे बदलता चला गया, या अगर बदला नहीं तो एक नए कल्चर का समावेश उसमें हो गया है। और उससे भी अनुभव मेरा बड़ा दिलचस्प था कि 2002 में जब मैं जनसत्ता छोड़ रहा था और एनडीटीवी ज्वाइन कर रहा था, तो अचानक दिवांग हमारे एक साथी हैं, उनका फोन आया कि क्या हम लोग एक मीटिंग के लिए बरिस्ता में बैठे हैं। तो मैंने पूछा बरिस्ता मतलब, तो बड़े हैरान हो गए कि बरिस्ता को नहीं जानता है। उन्होंने कनॉट प्लेस के कॉफी हाउस में मुझे बुलाया। हम लोग वहां बैठे तो मुझे लगा कि कौन सी जगह है, बिल्कुल ठीक ठाक महंगी जगह और एक अलग तरह का एलीट कल्चर। धीरे धीरे मैं पाता हूँ कि अगले 20 साल में बरिस्ता, स्टारबक्स और वो सारी जगह भरती चली गई, और पुराने कॉफी हाउस शायद पुराने डाकघरों की तरह, बम्बू की तरह कुछ किनारे, कुछ पुराने शहर के किसी और हिस्से में बढ़ते चले गए, या किनारे पे जाते चले गए। निश्चित तौर पे यहाँ भी बैठना मुझे अच्छा लगता है, कभी स्टारबक्स में, कभी कोई दूसरी जगह, और वहां भी आप पूरे इत्मीनान से बैठ सकते हैं। लेकिन वो आपके एक एक पल की पूरी कीमत वसूल लेते हैं। वहां ऐसा नहीं हो सकता एक एक कॉफी पी के, और कभी कभार उसका पैसा दिए बिना भी आप निकल सकते हैं, जिन्हें वेटर अगले दिन आपसे ले लेगा इस आश्वस्ति में कि तो रोज आने वाले हैं। यहाँ आपके एक एक पल की कीमत वसूल की जाएगी। एक बात जो मुझे पुरानी दिनों की स्मृति जो थोड़ी बहुत जाने की है और नए दिनों में अंतर दिखता है, इन दिनों कॉफी हाउस में लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में बैठती हैं। पहले कॉफी हाउस में इतनी महिलाएं नहीं होती थी। ये असल में भारत में जो बदलता लैंगिक भूगोल है बौद्धिकता का, या सक्रियता का, या सार्वजनिक जीवन का, उसकी भी कुछ सूचना है, जो निश्चित तौर पे सुखद है, अच्छी है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि यहाँ कौन लोग बैठते हैं। जो पुराने कॉफी हाउसेस के लोग थे, शायद वो एक दूरस्थ भविष्य की, किसी क्रांति की, किसी बदलाव की, किसी उस तरह की चाहत के लिए, उसका सपना लिए बैठते थे। यहाँ जो लोग बैठते हैं वो दफ्तरों में अपने करियर को लेकर अपना प्रोफाइल बनाते लोग होते हैं, जिनके आसपास की दुनिया थोड़ी सिकुड़ सिमट गई है, जिनके लिए और कॉफी का स्वाद भी बदल गया है, तो जिसकी कीमत सारा कुछ उनकी जेब के हिसाब से तय होता है। हालांकि पुराने कॉफी हाउसेस बचे हुए हैं अभी। वेबसाइट बताती है कि 500 से ज्यादा कॉफी हाउसेस हैं, 18 से ज्यादा जबलपुर में और अलग अलग जगहों पे।
लेकिन निश्चित तौर पे एक फाक पैदा हुई है हमारे और उस समाज के बीच जो उस दौर में था। तो ये थोड़ा-सी बात मुझे उदास करती है। फिलहाल मैं इतना थका हूँ, किसी ज़्यादा बोलने की हालत नहीं और शायद आप लोग भी इतने ही थके होंगे कि ज़्यादा सुनने की हालत है।